ये पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH C2H5OH को जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि डैश H2O बनता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ CH3COO को देखिए, यहाँ H प्लस है, क्या है, H प्लस है, और इधर देखेंगे, इधर OH माइनस है, इधर OH माइनस है, और ये प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो देखिए इसी वजह से ये H2O बना है। ठीक है, ये H2O तो बन गया, तो बच क्या रहा है, इधर बच रहा है CH3COO। तो मुझे मिलना चाहिए CH3COO मिलना चाहिए। तो CH3COO यहाँ मिल गया और कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CH3COO C2H5। बात समझ आया? आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ CH3COO और यहाँ H और OH ये दोनों आपस में जब अपक्रिया किए होंगे तब यहाँ कहीं ना कहीं H2O बना है, और इसके बाद यहाँ CH3COO C2H5OH बना है। ठीक है, जहाँ एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। इसी को हम एस्टरीकरण कहते हैं, जो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O डैश Y, दिस गिव्स 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा SO2 बनेगा, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है। जैसे 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस SO2 बनेगा 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl बनेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 4, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो बनता है ग्लूकोज बनता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? क्या बताएं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, NaOH। इसका मतलब CH3COO के साथ जब NaOH अपक्रिया करेगा तभी जाकर के CH4Na2CO3 बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 को जब हीट करते हैं तब CaO प्लस CO2 मिलता है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe, दिस गिव्स FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित करता है इसी वजह से यहाँ विस्थापन अभिक्रिया। 8वां प्रश्न है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उभय अपघटन कहते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। प्रश्न संख्या 11, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, हाइड्रोजन। इसके लिए यहाँ इक्वेशन
दे रखा है कि जड़यन जब H2SO4 के साथ क्रिया करता है तब ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये वाला इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो एल्युमिनियम है वो कहीं न कहीं Fe को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसी वजह से यहाँ विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी को पढ़े हुए हैं तो यहाँ देखें, केदारनाथ का, माली, आलू, जीरा, फीका पकाता है। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। अगर ये दोनों आएंगे तो ये सोडियम को के जो होगा विस्थापित कर देगा। ये दोनों जब आएंगे तो सोडियम जो है कैल्शियम को विस्थापित कर देगा। तो वही प्रोसेस यहाँ हुआ है। तो देखिए यहाँ आयरन है और यहाँ एल्युमिनियम है। तो देखिए यहाँ आयरन है और यहाँ एल्युमिनियम है। तो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम क्या है, आयरन से ऊपर आया हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा ताकतवर है। एल्युमिनियम Fu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ यही हुआ है, एल्युमिनियम किसको विस्थापित किया है, आयरन को, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कमेंट में करेंगे, फिर बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? जहाँ देखिए ये CH4 है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो बर्न होगा, जलेगा, तो उससे उष्मा निकलेगी। तो यही क्या है, दहन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 16, 15 देखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 दिस गिव्स BaSO4 प्लस NaCl फॉर्म होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। रासायनिक समीकरण ये दिया हुआ है, जैसे BaCl2 दिया है, इसका जलीय विलयन, और H2SO4 का जलीय विलयन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब BaSO4 प्लस HCl बनता है। अब ये पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया है? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगर आप अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं जानते हैं तो ये याद कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठोस अविलेय, यानी कह देंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठोस अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ नुकसान मत कीजिए और अपना भी, तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय लिखा है अभिक्रिया देता है? तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। एक कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 17वां। तो मैं इसे एक बार इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे। तो ये शायद आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहीं न कहीं कमेंट बॉक्स में देंगे कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु, बताइए कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा? तो आंसर है जिंक। क्या है? जिंक है। बात समझ में आया? जिंक। केदारनाथ का, माली, आलू, जीरा,
फीका पकाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन है और जिंक यहाँ है, तो बताइए ये तो सबसे नीचे है, तो सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन हुआ? जिंक। ठीक है, जिंक हुआ। तो वही तो लिखा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु। तो इसका मतलब देखिए यहाँ Ag को देखिए, Ag को। ठीक है, और इसके बाद देखिए तो Ag जो है, तो Ag इसमें है, Ag तो नीचे है। Cu देखिए, Cu इसमें है, Cu तो नीचे है। Hg नीचे है। केवल यही देखिए जिंक को आप, जिंक यहाँ नज़र आ रहा है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे क्षार धातुएं क्या हैं? तो आप जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, कल वाली वीडियो मैंने बताया था, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ। ये कहीं ना कहीं क्षार धातुएं हैं। क्या हैं? क्षार धातु हैं। मेरा ये मकसद है कि आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, क्योंकि ये टोटल मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम में रिवाइज हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो सोडियम एसीटेट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? बताइए कौन सा तत्व धात्विक है? तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वे तत्व जो धातु के गुण को प्रदर्शित करते हैं उसे धात्विक तत्व कहते हैं। प्रश्नानुसार लिथियम तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। फास्फोरस, सल्फर अधात्विक गुण को प्रदर्शित करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये जो होते हैं इन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस हो गया था, शायद ये वाला क्वेश्चंस हो गया था। आगे यहाँ से देखिए बहुविकल्प प्रश्न। मेथेन, मेथेन का फार्मूला रसगुल्ला होता है CH4, अतः C डैश एच डैश एच डैश एच डैश एच। इस तरीके से संरचना बनेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर पूछेगा इसमें कितने बॉन्ड हैं तो 1 2 3 4 बॉन्ड हैं। आगे निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी क्या है? जिनके बीच में रसगुल्ला CH2 का अंतर होता है उसे समजातीय श्रेणी बोलते हैं। देखिए यहाँ C देखिए और यहाँ C, तो इन दोनों में से कितना C है? कम से कम तो एक मिल गया। ठीक है, लेकिन यह H4 है, H4 है, H तो नहीं मिला, H2 होना चाहिए, H तो ये हो नहीं सकता, इसे कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, एक C निकल गया, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 2 मिला, यानी एक C मिल गया और 2 H मिल गया। यही बैठ रहा है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्केनों का सामान्य सूत्र है। यानी एल्केनों का, यानी एल्केन का फार्मूला N का होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। आप पढ़े होंगे। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। कौन सा समजातीय श्रेणी है? तो ऐसे आपको देखना है, कार्बन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन 1 मिल गया, यहाँ 4 ये 2 ये 6, यानी पहला वाला ऑप्शन ठीक ठाक है। फिर यहाँ देखिए कार्बन यहाँ और यहाँ 2 कार्बन है, ये तो ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, इसका मतलब ये बैठ नहीं रहा है, ये बैठ नहीं रहा है। ठीक है ना। अगला यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा। और यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ भी कार्बन देखिए, तो इसका मतलब एक कार्बन यहाँ बच रहा है, तो यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये आप देखेंगे ये वाला एक बार, ये है एथेन, ये वाला जो बना हुआ है इसे बोलेंगे प्रोपीन।
ये जो लिखा है ये मीथेनॉल, और ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर इसे एथेनॉल बोलेंगे। किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा वो, यहाँ नहीं तो इंस्टीट्यूट में ज़रूर पूछेगा। अगला प्रश्न संख्या 5, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन, देखिए श्रृंखलन में कार्बन में पाया जाता है, तो कार्बन कभी इस तरीके से चैन फॉर्म करता है, ठीक है, कार्बन कभी इस तरीके से चैन फॉर्म करता है, तो ये श्रृंखलन का जो गुण होता है वो कार्बन के अंदर पाया जाता है। आगे एल्काइन कौन सा है? तो एल्काइन में क्या, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है। एन में ध्यान दीजिएगा, एन में सिंगल बॉन्ड, अगर हम बात करें ईन में डबल बॉन्ड, और जबकि आइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है क्या? एथेनॉल, ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 9, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब बताइए, ये आपको तो ये बता देना चाहिए, क्या होगा? सोचिए, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है तो ये डैश CHO, ठीक है ना, डैश CHO, ये प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। ऐसे आपको पांचों का क्रियात्मक समूह आपको याद होना चाहिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, ठीक है, एल्कोहल का, ये सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये कितने सालों में ये पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न संख्या 10वां, कीटोन है, बताइए इसमें से कौन सा कीटोन है? तो कीटोन क्या होता है? इसमें जो नॉन लगा होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन। कीटोन का क्या होता है क्रियात्मक समूह? ये होता है। आगे ये वाला बताइए, इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन? C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4, यानी C2H4 है। आगे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। अब कहीं लिखा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये पूरा नाम है। आगे देखिए, एसिटिक अम्ल में IUPAC का नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का बताना है आपको, ये मत बता दीजिएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है? तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड, ठीक है। देखिए आइन जब आता है तो समझ जाइएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एन कहीं आएगा समझ जाइएगा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कहीं अगर इन आया तो वहाँ तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ इन आया है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक का ऑप्शन जब बच रहा है तो काहे नहीं गोलियाँ पा रहे हैं? ऐसे कहीं लिखा होगा ऐसा बढ़िया से गोलियाँ दीजिएगा। मजाक कर रहे हैं। आगे प्रश्न संख्या 16, प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो ये है प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आगे
अब कॉलम ए और कॉलम बी को कहीं न कहीं सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैच कर लीजिएगा। देखिए एल्डिहाइड का जो होता है ये होता है, ये एल्काइन का है। जहाँ आयन रहेगा तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा ही, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड इसमें है। ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, तो ये है CH3 CH2 COOH। ये है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन क्या है, तो हेलो एल्केन CH3 CH2 CH2 Br। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो बताइए 4 होती है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4। आगे देखिए, हेलो एल्केन क्लोरोप्रोपेन होता है, अल्कोहल प्रोपेनॉल, कीटोन एसीटोन, एल्कीन प्रोपीन। आगे चलते हैं, एल्काइन का फार्मूला क्या है, तो देखिए CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 जो होता है ये एल्काइन का होता है। तो बताइए कहाँ है मुदस्सरा, यहाँ है यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, 20 में है, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल व्याख्या देख लीजिए। चलिए प्रश्न भी आपको दिखा दे रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोपेन है, इसमें से कौन सा प्रोपेन है, तो देखिए प्रोपेन की बात कर रहा है। इसमें एक ये प्रोप है प्लस एन है, ठीक है, क्या है, एन है। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब प्रोप का मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और सबको कहीं ना कहीं कितना कवर करेगा, 4। तो यहाँ H हो गया, ये H हो गया, H H H H H H। तो देखिए सुंदर सा स्ट्रक्चर कहाँ बना है, का यह बना है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए दिखा दें। 22 नंबर देखिए, कॉलम ए दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए एसिटिक एसिड सिरका का निर्माण, एथेनॉल स्प्रिट बनाने के लिए, कास्टिक सोडा साबुन बनाने के लिए, अपमार्जक कपड़े को धुलने के लिए या साफ करने के लिए। बात में आया। अब देखिए भाई साहब, एल्कीन की बात किया हुआ है, तो एल्कीन कब होगा, CnH2n। मतलब यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, ये नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 होना चाहिए, नहीं है। तो जब एक का ऑप्शन मिलेगा तो इसे बढ़िया से गोलियां दीजिएगा ना। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 24, CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है बताइए। तो देखिए इसमें CH3CH2 और लास्ट में OH है, ठीक है। अब देखिए अगर OH है तो इसमें एक कार्बन आया और एक कार्बन यहाँ आया, ठीक है। तो 2 कार्बन रहेगा, 2 कार्बन, तो मेथ एथ, इसका मतलब बात समझ में आया, ये एथ है, यानी एथ से स्टार्ट होगा। देखिए ये मेथ है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये AC है, ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब एथ देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों आ रहा है, ठीक है ना। अब ये लास्ट में OH आता है तो इसका मतलब ये अल्कोहल ग्रुप का होता है, तो लास्ट में आना चाहिए ऑल। क्या आना चाहिए, ऑल। इसमें तो ओइक एसिड आया हुआ है, तो ये तो वैसा कैंसिल है, तो ऑप्शन नंबर इथेनॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पढ़े हुए हैं तब। तो मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हुए हैं शायद सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का जो होता है वो डैश CHO होता है, डैश CHO होता है, ठीक है ना। तो कहाँ है,
बताइए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, तो ये है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का प्रकार समूह डैश CHO होता है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन अभिक्रिया जहाँ होगी, अब सोचिए दहन अभिक्रिया, कोई चीज़ दहन दहन में जल रहा है, और जब जलेगा तो क्या उष्मा निकलेगा, नहीं निकलेगा। उष्मा यहाँ नहीं दिख रही है, उष्मा यहाँ नहीं दिख रही है, उष्मा यहाँ नहीं दिख रहा है, तो उष्मा कहाँ दिख रहा है, इकाई दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है इसमें से, तो देखिए यहाँ एक है प्रोप, प्रोप है, प्लस एन है और प्लस ऑल है, तो इसमें कहीं ना कहीं OH तो होगा ही होगा, OH तो हो गए, OH सब में है। देखिए OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ सब में है। बस ये प्रोप देखना है, ये मेथ, ये एथ, प्रोप, 3 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन गलत, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन ठीक है, यहाँ 3 कार्बन ठीक है, 3 कार्बन ठीक है, ठीक है। एन की वजह से, एन की वजह से हम समझ गए कि इसी 3 का डबल प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 2 8, इसका मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए 8। कितना होना चाहिए, 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह पे, एक हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन 7 है, और एक हाइड्रोजन की जगह पे मुझे क्या चाहिए, OH, तो मुझे तलाश होनी चाहिए 7 हाइड्रोजन। तो 7 हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, यहाँ 5 हाइड्रोजन मिल रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ 6 हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ हो नहीं सकता है, तो देखिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है, लिखा है C3H7OH। तो ये OH को कहीं ना कहीं क्या करता है, OH को एक जो है विस्थापित कर करके एल्कोहल ग्रुप आकर के बैठ जाता है, बस। तो यही तो लिखा है C3H8, तो इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको पता करना होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है CH3COOH। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से यौगिक में कीटोनिक यानी ये उपस्थित है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो बताइए, अगर न समझ पाएँ आप तो बताइएगा, इसको कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से करवा देंगे, ठीक है, एक वीडियो में पूरा समझा देंगे सामने आकर के आपके। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है। अब बताइए एल्डिहाइड क्या है, तो एल्डिहाइड वही होगा जिसमें आल नहीं, जिसमें अल लगा होगा, ठीक है, उसमें लास्ट में एल होता है ना, एल्डिहाइड। तो बताइए कौन सा है। मेथेनॉल में तो ऑल लगा है, जहाँ नपरांग मात्रा नाल बा उ तो ऑल हो जाई, तो ये ऑल है, ये ऑल है, ये तो हो नहीं सकता है। ये एथेन लिखा है, एन है, ये हो नहीं सकता। मेथेनल, अल 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 अल, देखो मेथेनल। अब इस नल को कैसे लिखोगे, ये न है तो इसमें ए है, तो ये ल है, तो देखो ये अल आ गया। आगे प्रश्न संख्या 31 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। 32, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो आप जानते हो ना, C2H5OH, यही तो है एथिल एल्कोहल। तो इसका IUPAC नाम क्या है, क्या है बताइए, एथेनॉल। देखो मेथ, यहाँ देखिए अगर बात करें तो मेथ एथ, ये एथ हो गया, ये ऑल है तो एथेनॉल। बात समझ में आया। आगे 33 नंबर, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है, तो कौन है, CH3COCS3। अगला ऑप्शन, तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, ये जो है कीटोन समूह का है, ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह का है, और ये जो है एल्कोहलिक समूह का है। तो एक बार बना करके साजन हुए और सुनीता हुई, ये सब, और बिट्टू हुए, ये सब बना के कहीं ना कहीं दिखाएंगे मुझे, ठीक है। आगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपेन
प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, ठीक है, C3H8 है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, 10 सहसंयोजकता आबंध। अब देखिए, अब ये आप बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए 3 दूना 6 2 8, यानी एन वाला है तो एन वाला सब में सिंगल बॉन्ड, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। 4 कवर करेगा, हाँ कवर कर लिया। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मिला ये भाई साहब, पहला वाला ऑप्शन, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलिए, लिखा है एसिटिल्डिहाइड में IUPAC नाम क्या है, तो इसका एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। फार्मूला CH3CHO होता है, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो आप देखे हैं तो आप एक क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ये वाला करके बताइएगा, H-C-C-C-C-H, और ये आप देख रहे हैं। अब इसी का IUPAC नाम बताना है, जो होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में अगर आप सही जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपका नाम हम ज़रूर लेंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एक नए धमाकेदार वीडियो मैं लेके आऊँगा जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज से MCQ क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं अब थ्योरी वाला मिलेगा, जैसे परिभाषा खनिज और अयस्क में मिल जाएगा, ठीक है। भर्जन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, ठीक है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कहीं ना कहीं एक साथ एक वीडियो में लेके आएंगे। वही अगर एक पढ़ लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं? अक्सर हम बड़े सवालों की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन MCQ में छोटी छोटी गलतियों की वजह से नंबर कट जाते हैं। आज हम इस वीडियो में हम सबसे ज़रूरी MCQ को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। लेड नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका आणविक तथा रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो देखिए हम ये क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, ये पिछले 10 सालों का ये पेपर है ना। तो देखिए ये 2024 में पूछा गया है, 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में। ये देखिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, तो वीडियो आपको कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। अगला प्रश्न तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लक्षण है, कौन सा अम्लीय लक्षण है। तो देखिए यहाँ NaHSO4 जो है ये अम्लीय लक्षण है। क्यों है, NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 4 उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो Al2O3। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे Al2O3। अब Al2O3 क्या है, यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शून्य pH वाला विलयन होता है। जो शून्य pH होता है वो उदासीन होता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये pH स्केल है और ये बीच में कहीं ना कहीं
जीरो है, तो जिसका पीएच मान जीरो होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है। और अगर आप कभी ककहरा पढ़े हैं तो देखे होंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है? ए आता है। इसीलिए पहला वाला जो होगा ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, अब बाद वाला जो होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। तो कैसा ट्रिक लगा आपको? अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो आप कहीं ना कहीं लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होगा? देखिए, ये HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनाएगा, नमक क्या है? लवण है। अब प्लस H2O यानी जल बनाएगा। तो आप कह देंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है, तो H+ की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ये 2024 में पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति अम्लीय एसिड होती है या अम्लीय होती है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। धावन सोडा एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। तो धावन सोडा, अगर आप फार्मूला आपको याद होगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। देखिए, Na2CO3 × 10H2O, ये किसका फार्मूला है? ये धावन सोडा का, जिसे आप कहीं ना कहीं वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धावन सोडा, जिसे आप वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। अतः धावन सोडा एक अणु में जल के अणुओं की संख्या 10 होती है। तो देखिए यहाँ 10H2O है, इसका मतलब जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, ये CaSO4 यहाँ तक आप देखेंगे, ठीक है, CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। और ये जल यानी H2O के साथ जब क्रिया कराएंगे तो CaSO4 × 2H2O प्राप्त होता है। अब CaSO4 × 2H2O क्या है? ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। बस में तो वही बोला है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। देखिए, pH स्केल की अगर बात करते हैं तो बीच में 0 होता है जो कि उदासीन होता है। अब पहले A आता है तो यानी ये अम्लीय हो गया, और लास्ट में कहीं ना कहीं क्या चला जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ से जैसे इस साइड जाते हैं अम्लीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है, और इधर से जैसे राइट साइड की ओर जाते हैं क्षारीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है। आगे चलते हैं।
अभी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले से वाकिफ़ हो चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है। CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका फार्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को 273 कैलोरी तक गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। pH का मान 8.5 वाला बिलियन। अब देखिए ये एक pH स्केल है, बीच में 0 है, यानी ये जो 0 होता है, जो उदासीन होता है, उसका pH मान 7 होता है। तो 7 आपको, यानी यहाँ पूछा 8.5 पूछा है, तो यानी 8.5 यहाँ होगा। तो ये तो अम्लीय वाला नहीं हो सकता है, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये किस साइड में है? तो ये उदासीन को क्रॉस कर दिया है, इधर आया है, तो ये उदासीन भी नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा? ये क्षारीय होगा। अब आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक बिलियन है जिसका pH मान 3.5 है, तो वह क्या है? वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, या क्षारीय है, या फिर उदासीन है? कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 13। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaNO3 का होल ट्वाइज, ये कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 14। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH मान संभव है, तो उसका मान क्या है? 8। क्या है? 8। अब कैसे? देखिए, अगर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, अनिल, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। बात समझ में आया? अब देखिए आगे, यदि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यदि कोई बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह क्षारीय बिलियन है, जिसका pH मान 7 से कम वाले अम्लीय बिलियन होते हैं। 7 से अधिक वाले बिलियन क्षारीय होते हैं। अतः बिलियन का pH मान 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। शायद समझ में आ गया। तो आप याद रखेंगे, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ बोला है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी इसका उल्टा। तो अगर ये अम्ल रहेगा तो इस साइड होगा, अगर क्षार रहेगा तो इस साइड, तो 7 के इस साइड होगा 8। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूर्ण। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 एक ऐसा रसायन है जिसमें कई तरह की शक्तिशाली जीवाणुनाशक गुण होते हैं। इसी कारण जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण को प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 16। कॉलम ए दिए गए पदार्थों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक में। तो यहाँ ये ब्लीचिंग पाउडर जो है कीटाणुनाशक के रूप में, तो मुझे मिल गया कि डी का मेरा क्या है? 3rd है। प्रेगलन प्रक्रम से बनता है। मैट में मुख्यतः Cu2S FeS का गलित मिश्रण होता है, जिसे मैट कहते हैं। एक बार मैट को आप याद कर लेंगे। मैट क्या होता है? मैट प्रेगलन प्रक्रम से बनता है। मैट मुख्यतः CuS FeS के गलित
मिश्रण होते हैं। मैट मुख्यतः CuS, Cu2S, 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 FeS के गलित मिश्रण होते हैं। मैट क्या होता है? Cu2S, FeS, Cu2S, FeS के गलित मिश्रण को ही मैट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस ये पूछे, या कहीं ना कहीं प्रश्न ये पूछे ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। दोनों का आंसर कहीं ना कहीं पोटेशियम है। अगला प्रश्न, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। देखिए पोटेशियम है, ये जल है, जब इसके साथ क्रिया करेगा तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? मरकरी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। दिए गए धातुओं में से पोटेशियम, कॉपर एवं एल्यूमिनियम कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं, जबकि पारा यानी Hg, याद रखेंगे पारा जो होता है उसका जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दिए गए धातुओं में से मैग्नीशियम, कॉपर एवं एल्यूमिनियम कमरे के तापमान पे तो ठोस होते हैं, परंतु पारा जो होता है यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन सा अधातु है? ठीक है, आगे चलिए। तो आप देखेंगे हीलियम जो है एक अधातु है, एक नॉन मेटल है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हीलियम एक अधातु है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जो समूह 18 का एक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आगे चल के काम करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है? धातुओं की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। सही है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल होती है। धातुएं धनायन बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। धातु सदैव सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। ये कथन गलत है। बस मैं ये धातु का कैरेक्टर नहीं है। अब वही पूछा है कौन सा धातु के लिए सत्य नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या की बात कर रहे हैं, इसकी व्याख्या की बात कर रहे हैं। धातुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धातु जो होती है वो सदैव आयनिक यौगिक बनाती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। धातु धनायन बनाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं। जैसे कि मैंने भर्जन को बता रखा है, निस्तापन बता रखा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन आपको याद होगा तो आप पूरी तरीके से इसे कर पाओगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्क के निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे ZnCO3 को जब हीट करते हैं
ZnO CO2 प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। 72वें कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों क्या हैं तत्व? ठीक है, 7 हैं। अगर 2 और 7 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है जैसे H+, जैसे N+, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन्हें हम अधातु बोलते हैं। तो जिसके पास 7 है वो सोचेगा कि मैं 2 और 8 बन जाऊं, मैं 2 8 बन जाऊं, मतलब मैं स्टेबल हो जाऊं। मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो ये जो 2 और 7 भाई साहब हैं 2 8 बनना चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो ये स्टेबल कब होंगे? जब इन्हें कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तब। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तब, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने वाले तत्वों की प्रवृत्ति अधातु होती है और जो त्यागते हैं वो धातु होता है। तो सोडियम यहाँ धातु बन गया और क्लोरीन यहाँ अधातु बन गई। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन के अणुओं में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लोरीन अणु एक अध्रुवी सहसंयोजी बंध प्रदर्शित करता है। क्लोरीन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है, इसलिए इसके संयोजन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। सामान्य तापक्रम दाब के द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु द्रव के रूप में पाई जाती है क्या? ब्रोमीन। ठीक है, द्रव के रूप में पाई जाती है ब्रोमीन। और द्रव के रूप में पाई जाती है धातु कौन सा पाया जाता है? छाप दो, क्या पाया जाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्षार धातु है, क्षार धातु कौन सा है? तो बताइए सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व को क्षार धातुएं कहते हैं। प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब जो होते हैं पहला वाला जो वर्ग है, इसमें जितने भी तत्व हैं, हलीना के रब से फरियाद वाला, ये टोटल कहीं ना कहीं क्या है? क्षार हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सदस्य क्षार धातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी धातुएं क्षार हैं। अगला प्रश्न, आर्सेनिक तत्व है, एक उपधातु है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्सेनिक धातु एक उपधातु है, एक उपधातु है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी याद कर पाओगे। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेल्यूरियम तत्व उपधातु कहे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक प्रकृति जो होती है वो घटती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा तो बहुत कम लोग इसे कर पाएंगे, ये स्टार मानना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि किसी समूह या वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक प्रकृति
घटती है, जबकि किसी समूह या वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या धात्विक प्रकृति घटती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। बहुत ज़्यादा व्याख्या करवा दे रहा हूँ तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, वैसे टाइम लगता नहीं, तो चलिए अब थोड़ा खींच रहे हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणुवीय आकार में कमी होती है। इसका एक्सप्लेन दिया गया, आप देख लेंगे इसकी व्याख्या को। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इसलिए बढ़ जाती है। 16 नंबर की बात करते हैं। जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से गैस निकलती है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जस्ता या जिंक। अधातु है फ्लोरीन। ध्यान रहे, इसे पोटेशियम बोला जाता है, ये एल्युमिनियम है, ये सोडियम है, ये फ्लोरीन है। और कहीं Fe रहेगा तो आयरन हो जाएगा, कहीं Cl रहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा, कहीं Hg है तो ये मरकरी हो जाएगा। तो ये क्या है? उनके सिंबल है, प्रतीक है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्या बनाएगी? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल के साथ अपक्रिया करती है? तो साधारण ताप पर जल के साथ अपक्रिया सोडियम करता है। अगला प्रश्न, कौन सा एक धातु है? तो धातु एक लिथियम है।